सफल होगी तेरी आराधना। थैंक गॉड ये लोग फाइनली आ गए। ये थोड़ा जल्दी करो ना। अरे चलो ना, जल्दी करो फटाफट। बॉडी अंदर करो। अंदर करो फटाफट। क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, जल्दी करो। देविका, किशन। हेलो दीदी। किशन, अरे किशन, तुम इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? मैं तो बस वॉक के लिए गया था, लेकिन आप इतनी लेट कहाँ से आ रही हैं? वो हम एक जरूरी काम से गए थे, पर इतनी रात को नाइट वॉकिंग करनी तुमने शुरू कर दी क्या? बस दीदी सोचा थोड़ा और फिट होने के लिए ये भी ट्राई कर लूं। किशन, हम भी यही सोच रहे हैं ना, कल से हम भी थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लेते हैं। कितने मोटी हो गए हम। थैंक यू फिर से मेरी मदद करने के लिए। ये मेनका बिना वजह कुछ भी नहीं करती, फिर चाहे वो किसी की मदद ही क्यों ना हो। याद रखना। आराधना, देखा आराधना क्या कह रहा था मैं?
दीदी घर पर ही और मार्केट ही गई थी, इसलिए इतनी जल्दी इधर आ गई। आ गए आप दोनों? जी। माधव, तुमने हमें फोन किया था ना, कोई खास बात करनी थी? दरअसल दीदी आराधना को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि आप कहीं दूर गई हैं। नहीं, हम तो मार्केट ही गए थे। वो क्या है ना, लंदन में भारत जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, इसलिए हमने कुछ सामान ऑर्डर किए थे। साबूदाना, पोहा, उपमा, जो झटपट गर्म पानी डालने से बन जाए। कल आर्यन का फोन आया था, कह रहा था मम्मा यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, ये सारा सामान भिजवा दो ना। इसलिए आज रात ही हम चले गए सामान खरीदने। अब कल सुबह ये सब पैक करके हम आर्यन को भिजवा देंगे। बिल्कुल सही किया आपने दीदी, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे भी वो फोन कर सकता है। अरे तुझे बाद में फोन कर लेंगे, पहले सबको भूख लगी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, भूख लगी है। जी दादी, हम फ्रेश होके आते हैं, साथ में खाना खाएंगे। पता नहीं इतनी देर तक कहाँ रहते हैं, कोई समय पे आता नहीं। मेनका दीदी, माफ कीजिएगा लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? मैंने खुद आपको फोन पर ना किसी से बात करते हुए सुना था, और आप उन्हें कह भी रही थी कि घर पे फोन ना करें। साहब जी को लग रहा है कि शायद मेरी कोई गलत फहमी है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक तरफा बात सुनी है। लेकिन मैंने आपको खुद देखा था, आप बाजार में नहीं बल्कि शहर के बाहर वाले रिंग रोड के इलाके में कहीं गई थी, और मैं आपके पीछे ही थी। लेकिन फिर मैं रास्ता भटक गई और आपसे बात ही नहीं कर पाई। आप किसी मुसीबत में हो क्या? कुछ परेशानी है आपको? या फिर इस घर में आपको कोई परेशान कर रहा है? तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैंने क्या किया है? या कहीं प्रशांत जी ने दोबारा कुछ किया है और आप साहब जी को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए आप उन्हें बता नहीं रही हैं? आराधना, जब मैंने कोई सवाल नहीं पूछा दीदी से तो तुम क्यों पूछ रही हो? शायद तुमने किसी और को देख लिया हो और तुम्हें लगा कि मेनका दीदी है। जब हम घर पहुंचे तो दीदी घर पे थी, मैंने बात की थी उनसे फोन पे, बताया था तुम्हें। फिर ऐसे अचानक क्यों सवाल क्यों कर रही हो तुम? हम सभी के बीच में विश्वास की कमी और चुप्पी की वजह से ही पिछले कुछ महीनों में बहुत गलतफहमियां और दिक्कतें पैदा हुई है, जिसका फायदा बाहर वालों को बहुत ज्यादा मिला है। और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती हूँ, तभी आपसे सबके सामने ये सवाल कर रही हूँ। हो सकता है शायद मैं चीजें समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे सच में आपकी फिक्र हो रही है। क्या आपको फिर से कोई मजबूर कर रहा है चुप रहने के लिए? आराधना, बस बात इधर ही खत्म करो। माधव, एक मिनट बेटा, आराधना को अपनी बात तो पूरी करने दो। उसने कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा, इसलिए वो ये सब कह रही है ना। अब मुझे भी जानना है कि आखिर बात है क्या। या फिर बाहर का कोई नहीं है, प्रशांत जी ने ही कुछ किया है क्या? बस आराधना, बस। औहदे और उम्र दोनों में तुम हमसे बहुत छोटी हो, इसलिए अगली बार जब भी तुम हमसे बात करोगे ना, तो सोच समझ कर बात किया करो। देखो आराधना, हम समझते हैं हमें लेकर तुम बहुत परेशान हो, इसलिए सवाल पे सवाल किए जा रही हो तुम। हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज पूरे परिवार के सामने जवाब देने के लिए तुमने मजबूर किया। हम जवाब देंगे।
तो सच बात तो यह है कि हाँ, हमने झूठ बोला। पूरी तरह से हमने सच नहीं बोला है। हाँ, हम मार्केट नहीं गए थे, बल्कि रिंग रोड वाले उसी एरिया में गए थे जहां आराधना ने हमें देखा था। लेकिन ये बात हम तुम सबसे छुपाना चाहते थे। आराधना बिल्कुल सही कह रही थी, तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हम किसी आदमी से ये कह रहे थे कि दोबारा हमें फोन मत करो। वो इसलिए क्योंकि हम पूरे परिवार को एक सरप्राइज देना चाहते थे। एक ऐसी बात थी जो तुम सबसे छुपाना चाहते थे। कल विनायक 6 महीने का होने जा रहा है, इसलिए हमने विनायक के अन्नप्राशन की रस्म रखी है। दादी, आपको याद है ना, उसी एरिया में एक बहुत ही मशहूर, काबिल और बुजुर्ग बुनकर है, घनश्याम दास। उसकी कारीगरी से पूरा भारत परिचित है। विनायक के लिए सोने के तार वाला एक सूट हम उससे बनवाना चाहते थे। बस उसके अन्नप्राशन के रस्म में इस बुआ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहले उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने उससे ये कहा कि हम उसे ज्यादा पैसे दे देंगे, तब वो ये सूट बनाने के लिए तैयार हो गया। अरे, वो इस घर का पहला वारिस है, हमारा राजकुमार है वो। ऐसे ही कोई साधारण कपड़े का सूट थोड़ी ना पहनेगा हमारा विनायक। भारद्वाज खानदान की अगली पीढ़ी का पहला वारिस है वो। असली सोना पहनेगा, है ना आराधना? बिल्कुल सही कहा मेनका तुमने। लेकिन इस आराधना की वजह से कि वो लोगों का इतना ख्याल रखती है, हमारा ये सरप्राइज ही उसने बर्बाद कर दिया। देखिए दीदी, जो आपने विनायक के लिए किया है वो तो आपका बड़ापन है, और आराधना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन क्या करें, पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में ऐसी चीजें हुई हैं कि सब लोग ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। बहरहाल मैं आराधना की तरफ से आपसे और सबसे माफी मांगना चाहूंगा। अरे नहीं माधव, सॉरी दीदी जी। कोई बात नहीं, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। चलो अब इन बातों को छोड़ते हैं और कल की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। अरे खाना दो, भूख लग रही है हमें। इतने दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आई हो ना, इसलिए लगता है कि तुम्हारा दिमाग कम चलने लगा है। गलती गलती पर गलती किए जा रही हो तुम। अगर वो लड़की चंदा बाहर आकर अपना मुंह खोल देती सबके सामने, तब क्या होता? अगर सही वक्त पर हम आकर तुम्हारी मदद नहीं करते, तो किशन को सारा सच पता चल जाता। फिर तुम्हारा क्या होता? हमने तो अपनी चाल भी नहीं चली है अभी तक। तुम अपना राज भेदने चली थी। अरे अब तक तो तुम इस घर से बाहर होती, समझी तुम? देखो, बार बार आकर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हें बचा नहीं सकते। वैसे आज आप भी तो पकड़ी गई थी ना। आराधना ने आपको भी तो उस हवेली के करीब जाते हुए देख लिया था, याद है? सब कुछ याद है हमें, लेकिन आज तक हमने किसी को भी खुद पर शक करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि आज तक हमारा सच कभी बाहर नहीं आया। असलियत को बाहर लाकर प्रशांत को जेल भिजवाकर हमारे परिवार के सबसे खास और अपने हो गए हम। अब अगर भगवान भी नीचे आकर हमारे परिवार के सामने हमारा जुर्म बताएगा ना, तब भी हमारा परिवार उस भगवान पर भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। याद रखना देविका,
हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते कि तुम हमारे घर में रहो। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। ये प्रेगनेंसी का आइडिया तुम्हें देना, जाकर उस सिस्टर जूली से मिलना, उसकी मदद लेना और तुम्हें वापस इस घर में लाना, ये सब कुछ हमारी चाल का ही एक हिस्सा है। याद रखना, हमारा एक छोटा सा काम करोगी ना तो जिंदगी भर उस सरकारी अस्पताल में तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठकर ऐश करोगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट माधव भारद्वाज से मैच होनी चाहिए। जितने पैसे लगाने हो लगाओ, जिसे जो देना है तो, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए। एक बात और, माधव के दिमाग में आपको ये बात डालनी होगी कि उसे उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। देविका को अच्छे माहौल देने के लिए देविका का घर वापस आना बहुत जरूरी है। उसका घर से दूर जाना उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे देविका कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार और माधव दोनों ही मिले। ये सब सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें मेरा भी दिमाग है। अगर मैंने सही वक्त पे वो फोटो नहीं खींची होती ना, तो एमडी और परिवार वाले कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि एमडी ने उस दिन नशे की हालत में कुछ गलत किया था। और वैसे भी आप तो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही हैं ताकि आपका इस घर की मालकिन बनने का और पूरी जायदाद अपने नाम करने का ये बरसों पुराना सपना ना पूरा हो जाए। हाँ, ये हमारा सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा हक है। इस परिवार की पहली संतान है हम, और हम हमारा ये हक किसी भी कीमत में पूरा करेंगे। समझी तुम? तो बस देखती जाओ देविका, बहुत ही जल्द ये सब कुछ हमारे बच्चों का होगा। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने वाला इंसान हम होंगे। सिर्फ इस घर से नहीं, बल्कि उस मेंटल हॉस्पिटल में जाकर छोड़ने वाले भी हम ही होंगे। और इस बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम उस मेंटल हॉस्पिटल से कभी भाग ही ना पाओ। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी करतूतों के बारे में सोचो, समझी तुम? ये याद रखना, इस खेल की रानी हम हैं और तुम सिर्फ एक प्यादे हो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है देविका। ऐसे कौन से चाल चलने वाली हैं आप? यही तो फर्क है रानी और उसके प्यादे में। रानी की हर चाल एक सोची समझी साजिश होती है। अगर तुम्हें अपना प्यार पाना है और हमें हमारे मकसद में कामयाब होना है, तो पूरे परिवार को तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के बारे में यकीन दिलाना होगा। और आलमगीर की हवेली का राज भी तो हम बाहर नहीं आने दे सके। चुप! नहीं देविका, हवेली का नाम भी मत लेना। यहां दीवारों के भी कान होते हैं। हमने तो बस अपनी बिसात बिछाई है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी चालों पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। कल विनायक की खीर खिलाई की रस्म है और उस रस्म में हमारे खेल का आगाज होगा।
हमने तुम दोनों को एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो बात हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या बात है दादी? विनायक का अन्नप्राशन वो 6 महीने का हो गया है, लेकिन क्या तुम दोनों को ये लगता है कि हमें ये रस्म धूमधाम से करनी चाहिए? क्यों दादी? ये रस्म किशन और हमारे बच्चों के लिए भी हुई थी, तो फिर विनायक के लिए क्यों नहीं? मेनका, तुम वजह अच्छी तरह से जानती हो। हम सब सालों से शांत हैं, कोई इसके बारे में कुछ बात नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि माधव और उसके वंश पे लगे हुए श्राप को हम भूल चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं इस बात की कभी भी चर्चा न करने की कसम हम ही ने दी थी, लेकिन अब हमें लगता है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है। माधव, तुम ही सोचो जरा, पिछले 1.5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में। जब से विनायक आराधना की कोख में आया है, अनगिनत अनहोनी घटनाएं घटी है इस परिवार में। सबसे पहले दामिनी की मौत और फिर विनायक पर हमला, और नए साल की रात तो विनायक मरते मरते बचा है। और माधव, तुम पर जो हादसा हुआ, ये सब कुछ भूल गए क्या तुम लोग? पिछले 30 सालों में हमने कभी महाशिवरात्रि की पूजा नहीं की इस घर में, और देविका के जिद करने पर हमने पूजा करनी चाहिए, तो देखा क्या हुआ, कितना बड़ा अपशुकन हुआ। मेनका, सोचो इस बारे में। क्या हो गया आपको? ये बातें, ये सब श्राप की बातें, सब अंधविश्वास की बातें और कुछ नहीं। दामिनी का एक्सीडेंट हो जाना एक सड़क का एक हादसा था और कुछ नहीं दादी। क्यों इतने सालों से आप परेशान हो रही हैं? क्यों अब परेशान हो रही है और हमें यूं टेंशन में डाल रही हैं? बुरे लोग होते हैं दादी, उनके इरादे होते हैं, हालात बुरे नहीं होते, और लोगों ने हमारे साथ सिर्फ बुरा करना चाहा है। और रही बात देविका की, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, अपने इरादे को पूरा करना चाहती थी। उसे श्राप का क्या कनेक्शन है? प्लीज, मैं ये बातें नहीं मानता, मैं आज का लड़का हूं, और प्लीज मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग ये बात पे ज्यादा गौर मत दीजिए, रहने दीजिए ये सब बातों। दादी प्लीज, दोबारा श्राप के बारे में कोई बात नहीं करें। श्राप? कौन सा श्राप? अभी किस श्राप के बारे में बात कर रहे थे आप लोग? ना वो नहीं, वो श्राप नहीं, सांप, सांप की बात कर रहे थे हम। तुम्हें याद है ना, महाशिवरात्रि के दिन एक सांप इस घर के अंदर आया और फिर वो मर गया। बस उसी बात को लेकर दादी बहुत परेशान हो रही थी। वो हमसे ये कह रही थी कि बनारस में एक मंदिर है, वहां जाकर हम पूजा करेंगे। लेकिन आराधना, तुम तो माधव को बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना, वो इन बातों को नहीं मानता, इसलिए बार बार वो दादी को मना कर रहा था। इस बात पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे, बहस नहीं कर रहे थे। माधव, अब बस, बहुत हो गई ये बातें, चलो अब जाकर आराम करो। कल तुम्हारे लिए बहुत अहम दिन है ना? हाँ, तैयारियां भी करनी है। जाओ, जाकर आराम करो, सो जाओ। जी। दादी, ये दूध है, आप पी लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलें? आराधना, इतनी देर रात को तुम जगी क्यों हुई हो?
कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और क्यों खुद को इतना थका रही हो? खुद को थकाना और किसी की मदद ना लेना, ये तुम्हारा शौक है क्या? अपने घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी कल तो हमारे विनायक का खास दिन है ना, तो मैं खुद हर चीज का ध्यान रखना चाहती हूँ कि कोई चूक ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। अपना घर होगा, एक दिन ये घर तुम्हारा जरूर होगा आराधना। देर रात हो चुकी है और वैसे भी तुम्हें यहां जाना है और मेरा रास्ता आगे। जितना मुझे याद है मैंने श्राप ही सुना था, पर क्या सच में मुझसे सुनने में गलती हुई है या फिर बात कुछ और ही है? भगवान करे कल ये अन्नप्राशन की रस्म अच्छी तरह से हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। दादी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही आराम कीजिए, चलिए सो जाइए। कल तो वो होगा जो आज तक नहीं हुआ था। अब माधव से अपना हक छीनने की शुरुआत करेंगे हम। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा। अरे बेटा, दादी तो ऐसे प्यार लुटा रही है इस पे जैसे ये इनका अकेला परपोता हो। मेरी बेटी से तो इतना प्यार कभी किया ही नहीं। आज हमारा राजा बेटा 6 महीने का हो गया। आज अनाज खाएगा हमारा बच्चा। क्या खाएगा हमारा गुगलू? हाँ, खट्टा या मीठा? या अपनी माँ की तरह तीखा खाएगा या अपने पिता की तरह मीठा ज्यादा और तीखा कम खाएगा? हाँ? आज के दिन बच्चे को 56 भोग खिलाया जाता है, तो सारे स्वाद चखने पड़ते हैं। कड़वा भी खाएगा? विनायक कड़वा खाएगा? अच्छा लड़का, घर में सारी तैयारियां हो गई है ना? दादी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सबको सब कुछ समझा दिया है। लेकिन 56 भोग का खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। मेरे बेटे का पहला जश्न है, उसका सारा खाना मेरे ही हाथों बनेगा। पर इतना सारा खाना अकेले बना लोगी तुम? हाँ दादी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खाना ही तो बनाया है, तो अपने बेटे के लिए बना ही सकती हूँ। ये कैसी आवाज है? शायद सजावट वाले आ गए होंगे। अच्छा, बड़े भैया जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? आप चल के देखिए। ऐसा क्या हो गया? ये इतने सारे कौवे हमारे घर पे अचानक कहाँ से आ गए? और क्या हाल बना के रख दिया है? हाँ, आसपास कहीं कोई जानवर मरा है क्या? हे भगवान, ये सब क्या है?
दादी 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 आप घबराइए मत, मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ने की वजह से कौवे बेहोश हो गए होंगे। एक काम कीजिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है तो पक्षियों के लिए बाहर पानी रख दिया कीजिए। आज विनायक की पहली एनिवर्सरी की रस्म है और आज के दिन कौवों का ये हाल। ये सब कितना अशुभ है। दादी कुछ अशुभ नहीं है, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, खराब हो जाएगी ऐसी बात करोगे तो। किशन, चलो दादी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे परिवार के साथ कुछ अशुभ होने वाला है। बाप्पा, मेरे परिवार की रक्षा करना। पीछे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। अच्छा, तो आप हैं? हाँ, हम तो हम ही हैं। आप कब से खुद को हम बोलने लगे? भाषा में बदलाव ला रहे हैं या फिर यूं ही बोल रहे हैं? अरे हम तो हमेशा से हम ही बोलते हैं, ये तो जमाने ने मैं कर दिया, वरना मैं में वो बात कहाँ जो हम में है, उसमें तो खानदानी रुतबा है। अच्छा, ऐसी बात है। बड़े सालों बाद खानदानी रुतबा याद आया इनको। वरना आज तक तो बकरी की तरह मैं करती रही। क्या बकरी हो तुम? बकरी कहा मुझे? नहीं, वो तो मैं करती रहती हूँ ना, मैं बकरी। आप तो हम वाले खानदानी हैं, और वैसे भी मेरी जुर्रत का आपको बकरी कहने की। आपको कुछ चाहिए है क्या? नहीं। आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? नहीं, तुम पे मैं नजर क्यों रखूंगा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। देखिए, मुझे मालूम है कि मुझे आप लोगों के स्वाद का खाना पूरी तरह बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे दादी ने सब सिखा दिया है, मैं बना लूंगी। आप ऐसे फिक्र मत कीजिए, आपके रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। दिमाग उल्टा ही चलता है हमेशा तुम्हारा, सीधा कभी चलने का नाम ही नहीं है। अरे मैं तो बस इतना कह रहा था कि इतनी सारी चीजें बनानी बाकी हैं तुम्हारे। हाँ, तो मैं बना ही रही हूँ ना, आप ऐसे पीछे क्यों पड़े हैं मेरे? मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ तुम्हारे, और मुझे तुम्हारी फिक्र है आराधना। मतलब आधी आइटम्स बनी है, इतना कुछ काम बाकी है तुम्हारा। अब विनायक को नहलाना है, तुम्हें तैयार करना है, उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, पूजा में शामिल होना है, रस्में पूरी करनी है, हवन करना है, इतना कुछ करना, वो भी 4 बजे तक कैसे करोगी? तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वैसे भी किसी और की मदद लोगी नहीं, तो सोच रहा था अगर तुम चाहो तो। मदद कर लीजिए ना, ये सब्जियां धो दीजिए। अच्छा, और बाद में ना ये मसाले भी वहां रख दीजिएगा, ठीक है? तुझसे मदद ले लोगी? मन नहीं करोगी? नहीं, अरे आप विनायक के पिता हैं, और विनायक के इस खास दिन पर तो आपका हक बनता है ना सारे काम करने का। हाँ ठीक है।
ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सब्जी धोने के लिए कहा था ना। अरे इतनी मदद काफी नहीं रहेगी तो मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं माधव जी, आपकी मदद कर लेते हैं सब्जियां काटने में भी, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि वैसे भी 4 बजे तक करेंगे आप, ये आपका हाथ कट जाएगा इससे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा काटता हूँ। अरे आपने इससे पहले कभी भी सब्जियां काटी है क्या? आपका हाथ कट जाएगा, इसे छोड़िए, दीजिए मुझे। अरे गिरा दी ना मेरी लौकी। वैसे तुम्हारी जो शादी हुई है ना, खानदानी ही नहीं मल्टी टैलेंटेड इंसान से हुई है। जितना अच्छा बिजनेस चलाना आता है उतना अच्छा मुझे पकाना भी आता है, खाना। हाँ माना कि तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बना पाऊंगा लेकिन फिर भी मैनेज कर पाऊंगा। अरे लंदन में मैं यही करता था, मतलब जब मैं वहां पढ़ने गया था तब मैं खुद ही खाना बनाता था। यहाँ मुझे कोई कुछ करने देता नहीं है, इसलिए मेरी आदत छूट गई थी। तुम्हारी वजह से वापस आने के पूरे चांसेस हैं। अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो आराधना, बनाने दो वरना तुम लेट हो जाओगी। अपना काम करो, खत्म करो, 4 बजे तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। ठीक है, वैसे वो टमाटर जरा बड़े बड़े काटना और भिंडियाँ लंबी काटना। हाँ ठीक है ठीक है। जरा संभल के काटिए। क्या हुआ? दिखाइए क्या हुआ, कैसे? अब इस कद्दू का क्या करना? पत्ता गोभी। एमडी आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है? अपने बच्चे के फंक्शन की तैयारियां कर रहा हूँ, आराधना की मदद कर रहा हूँ खाना पकाने में। तुम भी कर सकते हो अगर चाहो तो। यार राइट एमडी, आपको तो करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल विनायक आपका बेटा है ना, और आगे चल के जब हमारा बच्चा होगा तभी तो आप ये सब करेंगे ही। वैसे आराधना, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। और हाँ, आज शाम की जो पूजा है जिसमें मैं विनायक के साथ बैठने वाली हूँ, तो उसकी जितनी भी रस्में हैं वो सब भी मुझे समझा देना। मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता है और दादी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। विनायक की अन्नप्राशन की पूजा में मैं उसके साथ बैठूंगी, तुम नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और मैंने अपने बेटे की पूजा करने का हक और किसी को नहीं दिया है। एक्सक्यूज मी, मैं विनायक की मासी हूँ और वैसे भी एमडी से शादी हो जाने के बाद मैं विनायक की माँ बनूंगी। नहीं देविका, विनायक की माँ आराधना है और हमेशा वही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना। विनायक की माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी, हर रस्म निभाऊंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सही तो कह रही है आराधना। अपने बच्चे के लिए आराधना ने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत तपस्या की है उसने। इसलिए अपने बेटे की पहली पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ आराधना को है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। या राइट, वैसे भी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, विनायक पर पहला हक तो आराधना का ही होगा, जैसे मेरे बच्चे पर मेरा है। मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन सा तूफान लाने वाली है ये, जिससे हवा का पूरा रुख ही बदल जाएगा।
तू इस घर का राजकुमार है और आगे चलकर तू इस घर का राजा होगा। एक ऐसा राजा जिसके पास ना ही राजगद्दी होगी और ना ही राज सम्मान। तू सिर्फ नाम के लिए राजा होगा। एक ऐसा राजा बनोगे जो लोगों के हाथ की कठपुतली होगा, जिसका अपना कोई वजूद नहीं होगा। इस घर का राजकुमार है तू, है ना? चल। ये हमारा राजकुमार विनायक। आ गया हमारा राजकुमार। आ जाओ। आओ यहाँ बैठो। आराधना, हमारे राजकुमार को सिर्फ दूध से नहीं, इत्तर से भी नहलाना। जी। ये हमारे राजकुमार के लिए उसकी बुआ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। हमारा विनायक असली सोने की धागे के कपड़े पहनेगा और बिल्कुल राजकुमार लगेगा। आखिर ये करने क्या वाली है?